हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री कि यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो, पहले तो आप ये समझिए कि ज्योमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि किन दो वर्ड से आपके पास आया है, जियो और मेट्रिन। देखो, मेट्रिन का मतलब होता है मेजर और जियो का मतलब होता है अर्थ। आप अर्थ कह सकते हैं, आप लैंड भी कह सकते हैं कि मतलब जब लैंड को मेजर करने की नीड आई तो क्या चीज डेवलप हुई आपके पास, ज्योमेट्री डेवलप हुई। कैसे? एग्जाम्पल की हेल्प से जो है हम समझते हैं कि कैसे लैंड को हमने मेजर किया और क्या ज्योमेट्री वहां से कैसे निकली। देखो, नाइल रिवर आपको पता है इजिप्ट के अंदर है। अब देखो, रिवर्स के पास में फार्म्स रहते हैं, खेत वहां पे होते थे। फार्मर्स क्या करते थे कि अपने अपने खेत में ना बाउंड्री बना लिया करते थे। ये हिस्सा मेरा है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा मेरा है, ठीक है। अब क्योंकि नदी है तो उसमें बाढ़ भी आएगी, बहुत चांसेस रहते हैं। वहां पर भी ऐसे होता था कि नदी में बाढ़ आई और जो उन्होंने बाउंड्री बना रखी थी सब की सब खराब हो जाती थी। अब कि ठीक है, दोबारा से सब नॉर्मल होगा तो लोग क्या करेंगे कि अपने अपने खेत में जो उन्होंने बाउंड्री बनाई थी उसे फिर से बनाएंगे। अब देखो, कोई भी अपने हिस्से को कम ज्यादा तो नहीं करेगा कि जितना हिस्सा उनके पास पहले था उतना ही हिस्सा उनके पास अभी भी रहना चाहिए। अब कि वो किस तरह से जो है दोबारा बाउंड्रीज बनाएंगे। देखो, उन लोगों को ये तो पता नहीं था कि ये लाइन होती है, ये एरिया रहता है, ये वॉल्यूम रहती है। तो उनको प्रॉब्लम आती थी दोबारा से बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट करने में कि जो पहले हिस्सा जितना था उतना ही हिस्सा जो है इस बार भी हो। अब क्या कि ये प्रॉब्लम्स, देखो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो इनका निकालना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, लाइंस का, एरिया का, वॉल्यूम का जो है कंसेप्ट डेवलप किया, जिससे वो अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करते थे। वहीं से जो है आपकी ज्योमेट्री शुरू हुई थी। ऐसे ही अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, हम हड़प्पा, हम मोहनजोदारो की बात करें, अगर इन सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर देखो प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटीज़ हुआ करती थी। रोड्स की आप बात करोगे, देवर पैरेलल, स्पेस इक्वल रहता था, घर होते थे कि एक प्रॉपर डिज़ाइन रहता था, इतने एरिया में इतना हिस्सा रहेगा, इतने एरिया में इतना घर बनेगा। वो सब जो है अलग होने के बावजूद भी एक जैसे दिखाई देते थे। तो मतलब सोचने की बात ये है कि उस टाइम में भी ज्योमेट्री का कंसेप्ट जो है कितना वेल डेवलप्ड था। तो देखो कि वर्ल्ड के हर एक हिस्से में किसी ना किसी तरीके से जो है ज्योमेट्री डेवलप होती जा रही थी, ठीक है। अब पहले क्या था कि ज्योमेट्री ना किस तरह से आपको कोई नॉलेज है कि ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसी होनी है, तो क्या किया करते थे लोग, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता देते कि देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तुम ये चीज़ कर लेना। जैसे हम अपनी नानी दादी से कहानियां सुनते हैं उनके टाइम की कि तब ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, कि इस तरह से तुम्हें ये काम करना है तो तुम कैसे करोगे, तुम्हें अगर कुछ और चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है तो तुम वो कैसे करोगे। मतलब सिंपल वैसे ही कि बता दिया कि हाँ देखो ये ऐसे ऐसे होता है, ध्यान रखना। रिटर्न कुछ भी नहीं रहता था, या अगर वो लिखते भी थे तो पाम लीव्स पर, पत्तों पर की लिख दिया करते थे। पता है ना कि पहले तब पेपर तो थे नहीं, पेपर तो अभी रिसेंट की जो हमारी इन्वेंशन है ना। तो कि पाम लीव्स के साथ या आपने नॉर्मली बता दिया। अब ये जो था थोड़ा अनसिस्टमेटिक सा मेथड था कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने बताई, ठीक है, आपने बता दी। देखो कई बार हमारे साथ भी ये मिस्टेक हो जाए कि हमें किसी ने कुछ बताया था, हम उसमें से कुछ पोर्शन भूल गए या कुछ पोर्शन हमने गलत कर दिया, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आएगी। तो क्या हुआ कि ज्योमेट्री को धीरे धीरे जो है एक सिस्टमेटिक वे में डेवलप करना शुरू कर दिया गया। अब कुछ एक मैथमेटिशियंस की हम बात करें, कुछ एक ग्रीक मैथमेटिशियंस की जिनके आपने भी नाम बहुत बार सुने होंगे। जैसे पहले पर्सन थेल्स थे। थेल्स क्या थे, सबसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें प्रूफ दिया था। और प्रूफ उन्होंने क्या दिया था कि एक जो सर्कल होता है उस सर्कल को ना उसका जो डायामीटर होता है वो बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हाँ, हमें ये बात पता है कि डायामीटर तो कि सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट इसका एक प्रॉपर प्रूफ कि कैसे क्या चीज़ हुई वो किसने दी थी, थेल्स ने दी थी। फिर
थेल्स के ही जो है एक स्टूडेंट थे पाइथागोरस। आपने पाइथागोरस का नाम तो बहुत बार सुना ही होगा। उन्हें भी जो है ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज की, ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स थे उन्हें काफ़ी अच्छे लेवल तक डेवलप किया। अब देखो कि यहाँ तक तो काम हो रहा था कि आप बता रहे थे ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज थी लोगों को कि कोई भी काम है वो कैसे किया जाएगा। क्या हुआ, अब इजिप्ट के ना एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या किया कि उस टाइम पे जो भी ये सब नॉलेज थी कि ये चीज़ ऐसे हुई, ये काम ऐसे हुआ, उन्होंने क्या किया, उन सबको इकट्ठा करके जो है एक बुक की सीरीज अपनी बना ली, जिसका उन्होंने नाम रखा एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक की सीरीज बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स में टोटल जो है आपके पास 13 सीरीज रही, जहाँ पर उन्होंने सर्कल के बारे में, कोन्स के बारे में, लाइंस के बारे में, अलग अलग ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। यूक्लिड जो है ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने डेफिनेशंस दी थी ज्योमेट्री के अंदर, जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया था। अब देखो हम ना कुछ एक यूक्लिड की डेफिनेशंस देखते हैं, उन्होंने की एलिमेंट्स में क्या क्या आपको डेफिनेशंस दी। देखिए क्या क्या डेफिनेशंस दी थी यूक्लिड ने। सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट क्या होता है, ऐसी चीज जिसका कोई पार्ट नहीं होता। देखो पॉइंट से आप क्या समझते हो कि एक डॉट होती है, क्या कहा कि इसका कोई पार्ट नहीं होता है, मतलब आप इसे आगे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ये चीज इन्होंने कही। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है। ये एक ऐसी लेंथ आपके पास होती है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। आगे, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। कि अगर एक लाइन के आप एंड की बात करें तो वो आपके पास पॉइंट होंगे। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन होती है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। जो कि इवनली लाई करती है किसके साथ, विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। किसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो उसके साथ इवन लाई कर रही है, जिसकी वजह से वो लाइन स्ट्रेट है। कि जैसे इस तरह से पॉइंट्स थे और इसी तरह से लाइन थी, ये लाइन इन पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल इवन लाई कर रही है, जिसकी वजह से जो है ये स्ट्रेट लाइन आपके पास है। आगे, कि अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस क्या होता है कि जिसकी लेंथ ब्रेड्थ होती है, कि ये एक सरफेस है तो ये इसकी लेंथ रहेगी, ये इसकी ब्रेड्थ रहेगी। आगे, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। कि जो सरफेस के एजेस होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, लाइन होते हैं। आगे, a plane surface is a surface which lies evenly with the lines with the straight lines on itself. अब एक प्लेन सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस होता है जो कि इवनली लाई करता है विद द स्ट्रेट लाइंस। कि जैसे इस तरह से स्ट्रेट लाइंस है तो सरफेस क्या होगा, ऐसा सरफेस की भी जो इन लाइंस के ऊपर इवनली लाई कर रहे हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन थी ना कि पॉइंट्स पर लाई करता है, ऐसे ही आपके पास प्लेन सरफेस की डेफिनेशन है कि जो स्ट्रेट लाइंस पर लाई करेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे इन्होंने कहा लाइन की ही अगर आप डेफिनेशन की बात करें कि लाइन ब्रेथलेस लेंथ होती है। अब लाइन को तो डिफाइन कर दिया इन्होंने, अब बात करें ब्रेथ क्या होती है, लेंथ क्या होती है, वो भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे ना आपको। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट विच हैज नो पार्ट। पार्ट क्या होता है, अब आपको ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि क्या हो रहा है, जब आप एक चीज को डिफाइन करने चले तो क्या हुआ कि उससे हमें दूसरी चीज को भी डिफाइन करना पड़ेगा। आप दूसरी के बारे में बताएंगे, आपको किसी तीसरी चीज के बारे में बताना पड़ेगा। तो इस तरह से तो ये एक साइकिल चलती जा रही है आपके पास, कि एक चीज बताए तो दूसरी बतानी पड़ेगी, फिर दूसरी के बाद हमें तीसरी बतानी पड़ेगी। तो क्या मैथमेटिशियंस ने एक डिसाइड किया, एक वो सहमति पे आ गए कि ना हम कुछ एक चीजें हैं जिनको डिफाइन नहीं करेंगे, उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब ये है कि ये तो सबको पता ही है कि ऐसा होता है, इनको डिफाइन करने की या उनकी थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आप मान के चले कि हाँ ये चीज तो ऐसी ही होती है, ये चीज ऐसी होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे हम बात करें। तो कि मतलब हम कुछ चीजों को एज्यूम करके चले कि ये सच है, कि इनका आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अब जो ये एजम्पशंस हम यहाँ पर लेके चले थे, देखो इन एजम्पशंस को यूक्लिड ने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या, एक तो उन्होंने बोला था एक्सियम और एक उन्होंने बोला था पोस्टुलेट। अब देखो पोस्टुलेट तो क्या होता है, वो assumptions जो कि हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, और एक्सियम होता है
वो assumptions जो कि आप थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो, विच आर नॉट लिमिटेड टू ज्योमेट्री ओनली। आगे इनके एग्जाम्स और पॉस्टुलेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्स दिए और कौन कौन से जो है यूक्लिड ने पॉस्टुलेट दिए। अब देखिए ये कुछ एक यूक्लिड्स के एग्जाम्स हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या क्या कहा, देखो इनको आप ना जब पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है, इनका उन्हें क्या प्रूफ देना था। लेकिन इनकी भी ज़रूरत है, इनका प्रूफ देने की ज़रूरत है। इनके प्रूफ दिए गए तभी आपको पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, ये ध्यान रखना। अब देखो फर्स्ट इन्होंने क्या बोला कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि वो चीज़ें जो एक दूसरे के बराबर हैं उनके बराबर अगर कोई तीसरी चीज़ है तो वो आपस में भी इक्वल रहेंगी। देखो कैसे, मान लो कि आपके पास ना एक इरेजर है, ठीक है, ये आपके पास है, एक इरेजर आपके फ्रेंड के पास है, ठीक है। अब क्या, एक ये थर्ड पर्सन है यहाँ पर सी, ठीक है। आपके पास ना अपने फ्रेंड के जैसी इरेजर है, जो ये थर्ड पर्सन है इसके पास भी आपके फ्रेंड के जैसी इरेजर ही है। तो आपकी और इस थर्ड पर्सन की इरेजर सेम ही तो रहेगी, कि अगर इन दोनों की इरेजर सेम है, इन दोनों की भी चीज सेम है, तो ये भी तो सेम रखेंगे। ये चीज इनका पहला एग्जाम था। आगे देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। क्या बोला कि दो इक्वल चीजें हैं उनमें आप कुछ इक्वल अमाउंट ऐड करोगे तो जो आपके पास लास्ट प्रोडक्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। जैसे मान लो कि हमने कोई नंबर ही ले लिया, 2 और 2 लिया, इसमें भी मैं इक्वल नंबर 3 ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर भी 3 ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरे पास जो इनका आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। ये बात इन्होंने कही। ऐसे ही इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, कि अगर इक्वल में से आप इक्वल सब्ट्रैक्ट करो, जैसे ये 3 और ये 3 इक्वल है, इनमें से आपने सेम इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आपके पास आंसर आएगा 1 और इधर वाला 1, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो पूरा अमाउंट रहता है वो छोटे से पार्ट से हमेशा ज्यादा होता है। कैसे, कि एक ये सर्कल था, ठीक है, मैंने इस सर्कल का ना इतना सा टुकड़ा बाहर निकाल लिया, यहाँ से इस टुकड़े को मैंने इस तरह से बाहर निकाल लिया, तो जो ये पूरा सर्कल था वो हमेशा इस पार्ट से तो बड़ा ही रहेगा ना। ये चीज इन्होंने यहाँ कही। आगे बोला कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि वो चीजें जो कि सेम का डबल रहती हैं वो भी आपस में इक्वल होती है। देखो कैसे, नंबर की हेल्प से ही अगर हम समझे तो ज्यादा इजी रहता है। जैसे कि 2 का डबल आप करते हैं तो आपके पास 4 आता है, ऐसे ही 2 का आप डबल करते हैं 4 आता है। ये 2 और ये 2 आपस में इक्वल है, तो मतलब कि जो इनका आप डबल करेंगे 4 और 4 आएगा, ये भी आपके पास इक्वल रहेगा। ये बात इन्होंने कही। आगे कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि जो हाफ होंगे सेम ही चीज का वो भी आपके पास इक्वल होंगे। अब ऐसे देख लो इसको, रिवर्स में चले कि इस 4 का हाफ था 2, इस 4 का हाफ था 2, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये बात इन्होंने कही। और लास्ट क्या, कि थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, कि ऐसी चीजें जो कंसाइड करती है। देखो कंसाइड का मतलब कैसे, कि अगर एक ऐसी है तो दूसरा भी यहीं पर ही रहेगा, तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। आपको यहाँ फिगर से भी दिखाई दे रहा है कि हमने अगर एक लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ करी थी, पहली लाइन सेगमेंट थी, इसके ऊपर मैंने दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही थी। तो ये थे यूक्लिड्स के कुछ एक्सियम्स। अब नेक्स्ट देखिए यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स हम पढ़ेंगे। क्या कहा फर्स्ट पोस्टुलेट, कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ये लाइन को आप किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे भी पॉइंट पर कैसे मर्जी चाहे ड्रॉ कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक पॉइंट अगर यहाँ है तो दूसरा पॉइंट यही होना चाहिए, दूसरा पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, और आप जितनी मर्जी लंबी लाइन जो है वहां पर उसे ड्रॉ कर सकते हो। आगे कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। देखो टर्मिनेटेड लाइन क्या, ये लाइन सेगमेंट को ही जो है यूक्लिड टर्मिनेटेड लाइन बोला करते थे, कि एक जो लाइन सेगमेंट है उसको आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हो। बिल्कुल, इसे यहाँ से जितना मर्जी दूर आप लेकर जाना चाहें, इस साइड से जितना मर्जी दूर लेकर आप जाना चाहें, प्रोड्यूस आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे। आगे अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि आप सर्कल जब ड्रॉ करो तो कोई भी सेंटर ले सकते हो, कोई भी रेडियस ले सकते हो। आप छोटा सर्कल बनाना चाहें आप ये भी बना सकते हैं, आप एक बड़ा सर्कल बनाना चाहें इस तरह से आप ये भी बना सकते हैं। आगे
कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे कि एक राइट एंगल मैंने ऐसे बनाया है, यहाँ पर एक राइट एंगल जो है इस तरह से बन रहा है, एक राइट एंगल मैं ऐसे बना रही हूँ, तो ये सब के सब ना आपस में इक्वल ही रहेंगे, ये सब के सब राइट एंगल ही रहेंगे, यहाँ पर कोई अलग नहीं हो जाएगा कि अगर मैंने शेप चेंज कर दिया, मैंने जो है देखिए इस तरह से यहाँ पर बना दिया है, तो ये नहीं होगा कि ये राइट एंगल नहीं रहेगा या ये इनके इक्वल नहीं रहेगा। आगे इन्होंने क्या कहा, देखो फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा सा आपको पढ़ने में कंफ्यूजिंग लगेगा पर समझने में कि बिल्कुल इजी है। क्या कहा कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल, देखो समझते हैं फिगर से साथ साथ कि आपके पास ना दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है। क्या बोला कि एक और स्ट्रेट लाइन जो है इनके ऊपर फॉल कर रही है, इनके ऊपर गिर गई, किस तरह से कि यहाँ पर जो है इस तरह से लाइन गिर गई। अब इन्होंने क्या बोला, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, कि अगर उसकी एक साइड पर आप इंटीरियर एंगल्स लेंगे टेकन टुगेदर एक साथ, उनका सम अगर राइट एंगल से कम होता है। क्या कहा कि जैसे मान लो ये एंगल और ये एंगल आपने लिए सेम साइड पर, अगर इन दोनों एंगल्स का आप सम करें और तो वहां पर क्या कि इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली दे मीट ऑन द सेम साइड, जहां पर कि सम होगा लेस देन टू राइट एंगल। देखो क्या कहा है कि यहाँ पर हमें स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी। कहा इन्होंने क्या कि आपको ना दो स्ट्रेट लाइन दी है, इनके ऊपर कोई थर्ड लाइन जो है ऐसे फॉल कर रही है, तो क्या बोला कि जिस साइड जब आप दोनों एंगल्स का सम करोगे वो लेस देन टू राइट एंगल, लेस देन टू राइट एंगल का मतलब क्या हुआ कि लेस देन जो है 180 अगर उन एंगल्स का सम होगा, तो अगर आप उस साइड वाली लाइन को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करोगे तो वो आगे कहीं ना किसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। ये बात इन्होंने बोली कि अगर एंगल्स का सम 180 से कम होता है तो उस साइड अगर आप लाइन को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करते हो तो वो एक पॉइंट पर जाकर जरूर इंटरसेक्ट करेंगी। एक देखो एक एक्सियम और है यूक्लिड का, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ना दो जैसे जो आपके पास पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट में से ना सिर्फ एक ही यूनिक लाइन जो है पास हो सकती है। ये नहीं है कि इन दोनों पॉइंट से आपने दो तीन लाइंस पास कर दी, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं है कि दो पॉइंट से आप काफी सारी लाइंस पास करा दोगे, वो नहीं होगा। तो ये भी चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं अब हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ऑल्सो यू हैव टू गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। पॉइंट है तो इसमें से एक ही लाइन पास कर सकती है, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है। ऐसे ही आगे देखो कि there are an infinite number of lines which pass through two distinct points, कि दो आपके पास अगर अलग अलग पॉइंट हैं तो इन दोनों में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है, लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि दो पॉइंट से दो सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास कर सकती है। आगे अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन की लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल आप इसे दोनों साइड इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करना चाहें। आगे देखिए इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, कि अगर टू सर्कल्स इक्वल होंगे तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे, बिल्कुल जरूर होंगे। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कहा कि ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। देखो ये आपको लाइन दी ए बी, फिर उसके बाद आपको लाइन दी पी क्यू, और फिर आपको लाइन दी एक्स वाई, और क्या बोला कि ए बी तो पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या ए बी भी जो है एक्स वाई के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर आप कौन सा एग्जाम लगाएंगे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ये वाला। आगे देखो सेकेंड क्वेश्चन कि गिव डेफिनेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आपको ये टर्म्स दी है, आपको इनकी डेफिनेशन देनी है। फिर उसके बाद आर देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब जैसे आप इनकी डेफिनेशन दोगे तो क्या उसमें कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जिनको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, अगर हाँ तो वो क्या टर्म होगी और आप उन्हें कैसे डिफाइन करोगे। देखो फर्स्ट इन्होंने बोला कि पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइन क्या होगा, ऐसी लाइन होंगी कि जिनके बीच में जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस
सेम रहेगा कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस दैट हैव सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और कि थ्रू आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए आपने डेफिनेशन तो दी, अब इसके साथ साथ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि क्या होता है। आगे ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, ऐसी लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि एक दूसरे को ऐसे राइट एंगल पर जो है कट करती है ये। अब इंटरसेक्ट आपको बताना पड़ेगा क्या होता है यहाँ पर, राइट एंगल जैसे आप बता सकते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पार्ट होता है लाइन का दैट हैज टू एंड पॉइंट्स, राइट। अब इसमें आपको पार्ट बताना पड़ेगा, आपको एंड पॉइंट्स बताना पड़ेंगे क्या होते हैं। आगे रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल की क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यही होता है कि सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आप रेडियस कहते हो। तो इसके लिए आपको वही है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल डिफाइन करना पड़ेगा। आप सर्कल को भी यहाँ पर डिफाइन करके बताएं कि सर्कल क्या होता है ना। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर को आप कैसे डिफाइन करें कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज 4 इक्वल साइड्स एंड आल्सो इट हैज 4 राइट एंगल्स। अब इसके लिए आपको क्वाड्रिलेटरल बताना पड़ेगा क्या होता है। तो देखो यहाँ पर भी हम देखें कि अगर हम एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी टर्म आपके पास आ रही है जिसे आपको फिर से डिफाइन करना ही करना पड़ेगा। अब देखो आगे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, कि ये दो पोस्टुलेट दिए हैं आपको ये पढ़ के, डू दिस पोस्टुलेट फॉलो सर्टेन कंटेन सर्टेन अनडिफाइंड टर्म, पोस्टुलेट के अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म है, आर दिस पोस्टुलेट्स, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, और डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये आपके पास यूक्लिड्स पोस्टुलेट से आए हैं। देखो क्या कहा है इन्होंने, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज बिटवीन ए एंड बी, क्या कह रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपको दिए ए और बी, तो कोई भी थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि इन दोनों के बीच में आपके पास आएगा। ओके, सेकेंड इन्होंने पोस्टुलेट क्या बोला कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन द सेम लाइन, कि कम से कम ऐसे 3 पॉइंट होते हैं जो कि सेम लाइन पर नहीं आते। देखो कैसे, कि अगर 2 पॉइंट्स तो है आपके पास तो इनको तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास एक लाइन पे आ जाएंगे ये पॉइंट। लेकिन अगर इसी तरह से आपके पास मान लो ये पॉइंट्स हो जाते हैं, अब देखो इन दोनों को तो आप ज्वाइन कर दोगे लेकिन ये वाला पॉइंट तो इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा ना। तो ये चीज बोली कि कम से कम 3 आपको ऐसे पॉइंट चाहिएंगे कि वो जो है एक स्ट्रेट लाइन पर लाई ना करे। ठीक है, अब दोनों बातें सही है यहाँ पर। अब इन्होंने क्या बोला था कि क्या ये कोई अनडिफाइंड टर्म ऐसी है इन पोस्टुलेट्स के अंदर। अब वही कि पॉइंट्स, चलो पॉइंट्स पता है हमें कि भाई पॉइंट्स डेफिनेशन दे दी थी यूक्लिड ने कि दैट हैज नो पार्ट, लाइन की डेफिनेशन दी थी, लेकिन उनकी डेफिनेशन में भी पार्ट, लेंथ, ब्रेथ ये चीजें रहती है ना। आगे कि क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने ना मान के चलो कोई एक्सियम से या किसी पोस्टुलेट से कोई भी थ्योरम को प्रूव किया, ठीक है, आपके पास जो रिजल्ट आया, अब उस रिजल्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि वो किसी दूसरे एक्सियम या पोस्टुलेट को क्रॉस ना करे। मतलब क्या, कि काउंटर ना करे दूसरे को, कि एक एक्सियम का यूज करके आपने कुछ प्रूफ कर दिया लेकिन वो प्रूफ ना दूसरे एक्सियम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो होंगे वो इनकंसिस्टेंट, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते तो वो है कंसिस्टेंट। तो क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? बिल्कुल है, क्योंकि कि एक दूसरी बात को जो है क्रॉस नहीं कर रहे। आगे कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट से आए हैं? आपके पास यूक्लिड्स एक्सियम से आए हैं जिसमें यही था कि बिटवीन पॉइंट्स देयर लाइज अ थर्ड पॉइंट, ये आपके पास यूक्लिड्स एक्सियम से आया है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या, कि इफ सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देखो क्या यहाँ पर कहा आपको कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, यहाँ पर जो है सी पॉइंट आपका लाई कर रहा है, सच दैट ए सी जो है बी सी के इक्वल है। क्या बोला कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर आपको क्या बोला, देन प्रूव दैट कि ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी के आपके पास इक्वल होगा। आपको ये चीज जो है यहाँ पर प्रूव करके दिखानी है। अब देखो आप क्या करो प्रूफ में, आपको क्या दिया, ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अब देखो अगर मैं यहाँ दोनों साइड ए सी ऐड कर दूं, यहाँ पर भी मैंने ए सी ऐड कर दिया और इधर भी मैंने ए सी ऐड कर दिया, तो जो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगी 2 टाइम्स ए सी आएगा, और ए सी प्लस बी सी इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा, ए बी आएगा। ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे।
और ये इक्वल क्यों होंगे? यहाँ पर आप कौन सा एक्सियम यूज करेंगे? व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द रिजल्ट इज इक्वल, कि जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सियम जो है ये चीज लिखने से पहले लिखना पड़ेगा कि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा। यहाँ से अब देखिए ए सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और यही रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना था। अब देखो ये प्रूफ तो बहुत इजी है, बिल्कुल 2-3 लाइन का है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा एक्सियम, कौन सा पोस्टुलेट जो है आपका इनके अंदर यूज होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा। क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, कि इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पॉइंट सी को जो है ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कहते हैं। बिल्कुल प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, कि आपको क्या प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो होती है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने ना एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर दी ए और बी। मान लो यहाँ पर ये पॉइंट सी था, आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट डी अपनी तरफ से लेकर चले। आप यहाँ पर क्या बोला कि लेट किया हमने इस बार डी एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी किसके इक्वल होगा, डी बी के आपके पास इक्वल होगा। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर दोनों साइड ए डी ऐड कर रही हूँ। कैसे? ए डी प्लस ए डी, और यहाँ पर भी ए डी प्लस में डी बी। अब देखो व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, यानी कि 2 टाइम्स ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ए बी के, और ए डी किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ ए बी के। अब देखो जो ये वाला पार्ट था, यहाँ पर ए सी आपके पास 1/2 ए बी के इक्वल आया था, ए डी आपके पास यहाँ से 1/2 ए बी के इक्वल आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या कह सकते हो कि ए सी किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कब पॉसिबल होंगे, जब आपका सी और डी पॉइंट जो है कंसाइड करेगा, कि जहां पर सी पॉइंट है वहीं पर ही आपका डी पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर कैसे आप लिखोगे, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ सी एंड डी कंसाइड। कंसाइड का मतलब कि एक ही जगह पर है। देयरफॉर आप यहाँ से क्या लिख दोगे कि एनी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, कि कोई भी लाइन सेगमेंट होती है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट रहता है। अब देखो ये चीज जो प्रूव करने के लिए आपको ना इसमें पहले ये वाला पार्ट दोबारा करके दिखाना पड़ेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि हमने यहाँ पर यूज की है ना, तो इसमें एक बार ये करके दिखा देना, फिर उसके बाद जो है आप दोबारा ये कंस्ट्रक्शन करके और ये वाला सारा यहाँ पर कर देना। आगे देखिए अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन के अंदर जो आपको क्या कहा है कि इन द गिवन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, कि आपको यहाँ पर जो है फिगर दी है और इस फिगर के अंदर अगर ए सी जो है बी डी के इक्वल है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल होगा। देखो इस तरह से आपको फिगर दी, ए है यहाँ पर, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या बोला कि ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर मैं ए सी और बी डी, ए सी आपके पास ये है, बी डी आपके पास इतना पोर्शन है, अगर मैं इन दोनों में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो यहाँ पर आप कि प्रूफ हम कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन था, ए सी जो है बी डी के इक्वल है। अगर आप ए सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दें और इधर बी डी में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर देखो ए सी में से अगर आप बी सी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए बी आएगा, और इधर साइड अगर आप बी डी में से बी सी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, सी डी आएगा, सी डी आएगा, और इनका जो रिजल्ट रहेगा वो आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर आप कौन सा एक्सियम लगाएंगे कि व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। ये वाला एक्सियम आपको यहाँ पर लिखना है कि उसकी वजह से जो हमारा ये रिजल्ट है ये जो आपका प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप जो है इन क्वेश्चन में इनका रीजन लिख पाओगे। ठीक है, अब देखो आगे 7th क्वेश्चन में क्या बोला,
Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered as universal truth? कि जो यूक्लिड्स एग्जियम में फिफ्थ एग्जियम है उसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानते हो? देखो फिफ्थ एग्जियम क्या कहता है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्या उन्होंने कहा है उसमें कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें आप क्या थ्योरेटिकल प्रूफ दोगे? हमेशा जो होल होता है वो एक पार्ट से बड़ा ही होगा। जैसे एग्जांपल से अगर आप बात करो, एक कंट्री हमेशा एक स्टेट से बड़ी होगी, बिल्कुल। अगर आप एक स्टेट की बात करें तो एक पूरा स्टेट हमेशा उसके एक डिस्ट्रिक्ट से बड़ा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर आप नंबर्स के हेल्प से करें, देखो 6 को मैं क्या लिख दूं, 2 + 3 + 1 लिख दूं, तो जो 6 होगा ये इंडिविजुअल नंबर से बड़ा ही तो होगा हमेशा। 6 2 से भी बड़ा होगा, 6 3 से भी बड़ा होगा और 6 आपका 1 से भी बड़ा होगा। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, हर एक में आप यही चीज देखेंगे कि जो पूरा होल होता है वो पार्ट से हमेशा बड़ा रहता है। तो इसी रीजन की वजह से जो यूक्लिड का फिफ्थ एग्जियम है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। तो देखो इसके साथ जो है हमारा ये फिफ्थ चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। आपको बस सिर्फ जो है सभी एग्जाम्स और पॉस्टुलेट्स के जो है याद रखनी है कि क्या स्टेटमेंट है, उससे आपके क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे, बिल्कुल 2-2 3-3 लाइन के ही आपके सभी प्रूफ्स हैं, सभी क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आपको कोई डाउट रहता है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।